पाकिस्तान को दहलाने के पीछे आईएसआईएस का हाथ, आत्मघाती हमले के लिए जिम्मेदारी। हमले में 23 बच्चों समेत 54 की हुई मौत। रहकर पाकिस्तान पहुंचे लुधियाना के 2 युवक, पाक रेंजर ने युवकों को किया गिरफ्तार। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच जारी है फ्लैग मीटिंग। नोएडा अथॉरिटी के बंगलों पर कब्जा, नए सीईओ किराए के मकान में रहने को मजबूर। पूर्व सीईओ रितु महेश्वरी ने आवास खाली करने से किया मना। मुंह से गुरुग्राम तक फैली हिंसा की आग, 2 होमगार्ड समेत 3 की मौत। आरएफ की 20 कंपनियां होंगी तैनात। महाराष्ट्र के ठाणे में हुए हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 16 पहुंचा। जारी है लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। आईएसआईएस ने सोमवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली, जिसमें तालिबान समर्थक पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल की चुनावी रैली में कम से कम 54 लोग मारे गए। मरने वालों में 23 बच्चे भी शामिल थे। यह हाल के कुछ सालों में हुए सबसे खराब हमलों में से एक था। खुरासान प्रांत में आईएसआईएस ने अपनी अमाक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में यह दावा किया है। बयान में कहा गया है कि हमलावर ने एक विस्फोटक जैकेट पहन रखा था। इस्लामिक स्टेट की लोकल यूनिट ने इससे पहले भी जेयूआईएफ के नेताओं को निशाना बनाया है, क्योंकि वह उन्हें अलगाववादी मानते हैं। बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट रविवार को हुआ था, जब कट्टरपंथी जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के 400 से अधिक सदस्य खार शहर में एक सभा के लिए एकत्रित हुए थे। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां आने वाले महीनों में होने वाले आम चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत कर। पंजाब से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पिछले दिनों किन्हीं कारणों से सतलुज नदी में बहकर 2 युवक पाकिस्तान पहुंच गए। हैरानी की बात है, दोनों युवक फिरोजपुर की गजनीवाला गांव की तरफ से बहे हैं, जबकि दोनों ही लुधियाना के जगरांव के गांव बिहारीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों ही युवक अब पाकिस्तानी रेंजर्स की गिरफ्त में हैं। बताया जा रहा है कि इस संदर्भ में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई है। बीएसएफ के 182 बटालियन तैनात हैं। इन युवकों की पहचान महेंद्र सिंह और मुख्तियार सिंह के रूप में हुई है। पाकिस्तान द्वारा इसकी जानकारी बीएसएफ अधिकारियों को दी गई है। यह लोग कैसे बहकर पाकिस्तान पहुंचे हैं, सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की विभिन्न एंगलों से जांच कर रही है। फिरोजपुर जिले के थाना प्रभारी बच्चन सिंह का कहना है कि उन्हें बीएसएफ से जानकारी मिली थी 2 युवक जो पाकिस्तान पानी में बहकर चले गए हैं। इस संबंध में बीएसएफ की मीटिंग पाकिस्तानी रेंजरों से हो रही है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। अपने जोगिंदर चौंकी तो मैसेज आया कि 2 बंदे पाकिस्तान रुड़ गए ने। पाकिस्तान रेंजर ने उन्होंने फड़िया है। उस संबंधी पाकिस्तान के रेंजर तो अपने बीएसएफ के अफसरों की मीटिंग चल रही है। फ्लैग मीटिंग कल भी हुई, अज भी 1-2 बार हुई है। देखो जो वापस करते हैं उस संबंधी जो अगली कार्रवाई होगी सीनियर अफसरों ने लिया। नोएडा अथॉरिटी अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चा में बना रहता है। ताजा मामला नोएडा अथॉरिटी के नए सीईओ से जुड़ा है, जिनको अथॉरिटी के बंगले होते हुए भी किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के बंगलों पर कब्जा हो रखा है, जिसके चलते नोएडा के नए सीईओ लोकेश किराए के मकान में शिफ्ट हो गए हैं। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी की पूर्व सीईओ रही रितु महेश्वरी ने नोएडा सीईओ आवास खाली करने से मना कर दिया है। रितु महेश्वरी ने आवास खाली करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। रितु के दबाव में लोकेश किराए के मकान में चले गए हैं। नोएडा अथॉरिटी के इतिहास में ये पहली घटना है जब नोएडा के मामलों का बॉस नोएडा में किराए के घर में रह रहा है। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी के पास 5 बंगले हैं, लेकिन सब पर कब्जा है। मौजूदा ट्रांसफर और रिटायर अफसरों ने अपना कब्जा कर रखा है, जबकि नोएडा अथॉरिटी का खुद का सीईओ किराए के मकान में रह रहा है। राजधानी दिल्ली के उत्तरी जिला पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। सांसद और विधायक को कॉल कर उनके जानकारों के साथ नौकरी के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। अब तक की पूछताछ में 18 मामलों का खुलासा हुआ है। ताजा मामले में सांसद हर्षवर्धन को कॉल कर उनके रेफरेंस से मिले एक जानकार के साथ नौकरी देने के नाम पर 25,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बता दें कि आरोपी और कई सांसद और विधायकों को कॉल कर इसी तरीके से उनके जानकारों को ठगी का शिकार बना चुका है।
फिलहाल मामले पर पुलिस की पूछताछ जारी है, साथ ही 100 से ज्यादा मामले के खुलासे की उम्मीद की जा रही है। ईयर का बीए का स्टूडेंट है, अभी होटल्स वगैरह में रहता है। जैसे पहले बताया, रविकांत नाम का एक शख्स है जो यूपी में ही पहले पकड़ा गया है साल को पहले। उसके बाद इसने उसी चीज़ को वो यूपी में ही करता था, इसने ऑल इंडिया ट्राई किया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जॉब लेना चाहेगा, छोटी जॉब, उसके लिए ये लोगों को जांचेगा। हरियाणा के मेवात और सोहना में दो समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। देखते ही देखते हिंसा की आग गुरुग्राम फरीदाबाद तक पहुंच गई। यहां दोनों समुदाय में एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए। करीब 90 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस तनाव की शुरुआत नूह से हुई, जहां ब्रह्ममंडल यात्रा के दौरान दो गुटों में टकराव हुआ। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पत्थर के साथ गोलियां भी चली। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 3 की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। हिंसा को देखते हुए मुंह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट पर भी 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इन जगहों पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने नूह जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए केंद्र से 1 हफ्ते के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की 20 कंपनियां मांगी हैं। इन्हें जिले के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके योद्धाओं की शहादत के याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम के त्योहार के बाद सोमवार की रात को धौलपुर जिले में रियासत कालीन तीजा निकाला गया। तीजे को देखने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सैकड़ों लोग धौलपुर पहुंचे। तीजे के जुलूस में अलम, बुराक सहित ताजिए मौजूद रहे। बता दें कि धौलपुर जिले में मशहूर तीजे की शुरुआत रियासत काल में मुन्नू खां ठेकेदार के पूर्वजों ने की थी, जिनकी मौत के बाद आज भी उनके परिवार मुंबई से आकर इस तीजे को निकालते हैं और तैयारियों को लेकर सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। देर शाम को निकला तीजा शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ देर रात को करबला पहुंचा, जहां ताजिया को दफना दिया गया। तीजे को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। खबर धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके की आशियाना कॉलोनी का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। दोनों पक्षों में हुई फायरिंग से कॉलोनी में दहशत का माहौल हो गया है। लोगों ने घरों में छिपकर अपनी जान बचाई है। तो वहीं घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद फायरिंग की खबर सुनकर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस अधीक्षक समेत तमाम आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए, लेकिन उपद्रवी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वहीं मामले को लेकर एसपी ने बताया, घटना में किसी भी पक्ष का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि कुछ आरोपियों को पुलिस ने चिन्हित किया है और आरोपियों की शीघ्र पहचान कर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। धौलपुर शहर के कोतवाली क्षेत्र में आशियाना कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच झगड़े की सूचना मिली थी और जिस पर तत्काल पुलिस बल यहां पहुंचा है। देश और प्रदेश में तेजी से फैल रहे आई फ्लू बीमारी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है और यह बीमारी बहुत तेजी से आम जनता में पैर पसार रहा है। इसी को लेकर सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज के ओपीडी वार्ड में इस बीमारी को लेकर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश वर्मा से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि यह बीमारी काफी तेजी से फैल रही है और इसको लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और लोग अपने बचाव के लिए बाहर चश्मा लगाकर निकले। आंखों को बार बार हाथ न लगाएं, दिन में 3-4 बार आंखों को धुलें। इसके अलावा आई फ्लू के मरीज के संपर्क में न आए। वहीं आई फ्लू के मरीजों के लिए वह 3-4 बार आंख को ठंडे पानी से धुलें, चश्मा लगाएं, अधिक समस्या होने पर डॉक्टरों से सलाह लें। साथ ही उन्होंने आई फ्लू को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। घातक तो नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन फैलती है, एक दूसरे से ठीक हो जाती है। एक हफ्ते में करीब 5 से 7 दिन। बचाव के लिए अपना कपड़ा, अपना सामान फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।